रविकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आनन फानन में इसको टेबल करने की बात की जा रही है। 16 एक्सटेंशन लिए हैं इस रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में। तकरीबन 5 से 6 साल लगा है। अब आपको क्या लगता है कि जी रोहिणी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी ओबीसी के आरक्षण को विभाजित करने के लिए, सरकार इसे सामाजिक रूप से ओबीसी को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा से ये कदम की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है या दिखती हुई प्रतीत हो रही है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? देखिए अभिषेक जी, इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। जाहिर है कि सरकार कर रही है और ठीक चुनाव के पहले कर रही है, तो राजनीति भी होगी और राजनीतिक लाभ की उसकी मंशा भी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के विस्तार के लिए और जो आरक्षण है उस आरक्षण को और ज्यादा विस्तार देने के लिहाज से ये सही कदम है। इसलिए रोहिणी कमीशन के इस रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिशों का मैं स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर ये अपनी मेरी राय। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर उसमें अपना लाभ देखेगी, राजनीतिक लाभ देखेगी। और अभिषेक जी, अगर आपको याद हो कि मैं बराबर इस बात को कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। उस हिंदी पट्टी में भी जहां लोग कहते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो उसका गढ़ रहा है, हाँ हरियाणा या और दूसरी जगहों पर मैं उस तरह से नहीं जानता हूं। बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी करती है और विभाजन करती है। पिछड़ों के बीच भी जो अंतर्विरोध हैं उसका वो फायदा उठाती है, दलितों के भीतर के जो अपने अंतर्विरोध हैं उनका वो फायदा उठाती है। और उसी के जरिए उसने 37 से लेकर के 50% तक वोट जुटाया है। ये उसका अपना कोर वोटर नहीं है, सवर्ण उसका कोर वोटर है, लेकिन इन जातियों के वोटों को उसने हासिल किया है। और उसके पीछे जो मूल कारण है कि जो अदृश्य जातियां थीं, जो इनविजिबल रही हैं लंबे समय तक, उन जातियों के नेताओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने उन जातियों को वोट को अपनी तरफ खींचा। वो बात अलग है कि ओबीसी का जो अपना एजेंडा है उसको बेमानी बना दिया। वहां पर ओबीसी के मुखौटे जरूर हैं, लेकिन ओबीसी के अपने लाभ, अपने हित, वो सब गायब हो गए, केवल नेता खड़े किए गए। तो वो ऑब्वियस है उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ दे रहा हूं जो बड़ा आश्चर्यजनक है। अभिषेक जी, एक आंकड़ा और है जो इस बात की गवाही देता है कि जिन जिन प्रदेशों में ये विभाजन है वहां पे केवल हरियाणा को छोड़ करके बाकी 11 राज्यों में बीजेपी के विरोधी पार्टियों की सरकार है। चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। अब 11 राज्य हैं वो जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। केवल हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है जहां पर ये विभाजन वहां पर उस तरह से लागू है। तो इसलिए मैं इसको अभी इस रूप में भी थोड़ा डाउट कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका वास्तव में लाभ मिलेगा। लेकिन उसकी मंशा यही है कि राजनीतिक रूप से वो ध्रुवीकरण कर पाए इन जातियों का अपने पक्ष में, और इसलिए वो उसका अपना एक पहलू तो है ही, लेकिन मैं इसे लोकतंत्र के विस्तार और जो समावेशी विकास है उसके विस्तार में भी मैं उसको देखता हूं, इसलिए उसका स्वागत करता हूं। रविकांत जी, दो सवाल यहां से उपज रहे हैं। एक सवाल ये है, जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला नीतीश कुमार ने बिहार में लगाया, दलित में महादलित का चुनाव, और महादलित का जो चुनाव किया गया सोशल वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से तो किया गया, लेकिन दलित के अंदर सब कोटा नहीं बनाया गया महादलित के लिए बिहार में। यह ध्यान रखने वाली बात है। जो पिछड़े थे उनके अपलिफ्टमेंट की कोशिश की गई। तो अब सवाल ये उठता है कि जो दलित में या आदिवासी वर्ग के लिए जो एसटी एसटी का रिजर्वेशन है, क्या उसमें भी एक्सट्रीमली एससी और एक्सट्रीमली एसटी, यानी अति दलित और अति जनजाति या फिर जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस में कोई एक्सट्रीम ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन किया जाएगा और उनको अलग से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा? क्योंकि सवाल तो कई स्तरों पे उठ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि अगर जिस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं
तो जैसे उत्तर प्रदेश का ही मैं उदाहरण लूं, उत्तर प्रदेश में एससी की 66 जातियां हैं, जिसमें से आपको 6 से 7 जातियां हैं जो दिखाई पड़ती हैं नौकरियों में, राजनीति में या विश्वविद्यालयों में। लेकिन इसके अलावा जो 59-60 जातियां हैं वो इनविजिबल है। और आजादी के 75 साल के बाद भी अगर ये स्थिति है तो इस पर विचार होना चाहिए। इसी तरह का जैसे ओबीसी में आप पिछड़ा, अति पिछड़ा का प्रावधान किया जा रहा है और हो चुका है कई राज्यों में, क्या ये नहीं हो सकता है? मैं तो इसका समर्थक हूं कि इसको होना चाहिए और उन समुदायों को भी ये अधिकार है कि वो भी मुख्यधारा में आकर के उनका भी सशक्तिकरण हो, उनको भी वो अवसर मिले। लेकिन जहां तक वो क्रीमी लेयर की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसकी हिम्मत नहीं करेगी। एक तो वो थोड़ा संवैधानिक मसला भी है और दूसरा उन जातियों पर अभी भारतीय जनता पार्टी की नजर है, वो वोट बैंक है उनका। मसलन उत्तर प्रदेश में मायावती जैसे कमजोर हो रही हैं तो जाटों पर उसकी नजर है, वो चाहता है। और मोस्टली जो बड़े अधिकारियों के आपके पद मिलेंगे वो ज्यादातर जाटों के पास है। अगर आप यहाँ क्रीमी लेयर लागू करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ रहा हूँ, रोहिणी कमीशन वाले में जो लोग ये कहते हैं और अब तक ये कहते आए हैं, मैं उन लोगों से बड़ा असहमत रहता हूं कि जो ओबीसी को गाली देते हैं और उनका टारगेट वही ओबीसी की जातियां होती हैं कि ये अंधविश्वासी हैं, ये जड़ हैं, ये मूर्ख हैं, ये तो धर्म के मामले में फंसे हुए हैं, भाजपा को वोट करते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात को कि ये हिंदुत्व की वजह से वोट नहीं करते हैं, ये इसलिए वोट करते हैं। और सतीश जी पिछले उस डिबेट में थे जिसमें मैंने इसको रखा था कि साहब सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स हुई 25 साल 30 साल, उसमें ओबीसी की वो जातियां उभर करके सामने आती हैं, वो दिखती हैं जो आप एक तरह से जो खेती वाली जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, जिनके पास जमीनें हैं, और जो आपके ये कारीगर जातियां हैं, जो सेवादार जातियां हैं, मतलब अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, ये पीछे ही रह गए। बीजेपी ने इनको टारगेट किया था और वो उनको हिंदुत्व की वजह से नहीं लेकर के आए थे। देखिए आस्था तो सबकी है जी, लेकिन वो उस तरह की सांप्रदायिक नहीं है जैसे हरियाणा में मोनू मानेसर आपको देखेगा। तो इस तरह की वो जातियां नहीं है। तो वो आई थी अपने प्रतिनिधित्व के चलते और इसलिए उनको जो भी लाभ मिला राजनीति में आने का, मुझे लगता है कि रोहिणी कमीशन का लाभ सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को होगा। और कैसे होगा कि दरअसल ये जातियां अभी अपने आप को समझती हैं कि साहब हमको तो आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है, तो हम क्यों खड़े हों। मसलन जाति जनगणना के सवाल पर अभी अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा खड़ा ही नहीं है। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी वो कहते हैं साहब हमको क्या लेना देना है, आरक्षण का लाभ तो आपको मिल रहा है। जैसे ही ये विभाजन होगा आरक्षण का, तो वो उसकी सुरक्षा में खड़े होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका लाभ सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को होगा। नहीं, जैसे अभी यादव, अब इसमें एक सवाल है, आपने जो सवाल उठा दिया है, मैं आपके तुरंत बाद अब सतीश सर के पास ही जाऊंगा, ऐसा सवाल आपने उठाया है। लेकिन आपसे पहले सवाल यह है रविकांत जी कि जैसे मान लीजिए अभी की जो परिस्थितियां हैं 2014 के बाद, बिहार में तो चलिए नीतीश जी एक फैक्टर है, 3 पार्ट में ओबीसी राजनीति विभाजित दिखती है, एक लालू जी के नाम पर, एक नीतीश जी के नाम पर और एक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि गैर यादव पिछड़ी जातियां, यदि उत्तर प्रदेश को ही हम उदाहरण के तौर पर ले, तो गैर यादव पिछड़ी जातियों का एक कमोबेश जुटान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ तब से, जब से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर पदार्पण हुआ। उन्होंने खुद को अति पिछड़ा भी कहा, पिछड़ा भी कहा, नीची जाति शब्द का भी इस्तेमाल किया खुद के लिए। अब जब 3 पार्ट में, 3 या 4 की चर्चा है, चलिए 3 को ही हम मान लेते हैं, 3 पार्ट में डिवीजन होता है, 11% में एक 9% में कहा जा रहा है, 9-11-7 वही कहा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो समुदाय है, जो कामगार समुदाय आप कहते हैं, जिस समुदाय से वो आते हैं, उनका समुदाय तो उन तीनों में जिस कैटेगरी में आरक्षण के दायरे में जाएगा, फिर वो 27% में जो माइनस डोमिनेंट कम्युनिटी के नेता है, वो तो एक 3 में से 1 कम्युनिटी के नेता बन के रह जाएंगे। सपोज कीजिए उनकी जाति को उत्तर भारत में तेली समुदाय से निरूपित किया जाता है,
वो मूल घाची समुदाय से है गुजरात में, वहां वही काम है उन लोगों का जो हम लोग के यहाँ तेली समाज के भाइयों का जो काम है। तो तेली समाज को या साहू समाज को जिसमें रखा जाएगा, जिस सब कैटेगरी में, उसी सब कैटेगरी में नीतीश कुमार वो सॉरी नरेंद्र मोदी नेता होंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार जिस डोमिनेंट ओबीसी कास्ट की कम्युनिटी में संभावना है कि रखे जाएंगे, उसी में वो नेता होंगे। और पता चला कि मोदी जी दोनों में कहीं नहीं आए, ओम प्रकाश राजभर जी किसी तीसरे 11% या 9% वाली में घुस गए, पता चला वो भी राष्ट्रीय नेता हो गए। क्या नहीं, है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, बल्कि मैं इस मामले में सतीश जी से सहमत हूँ। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और जिस तरफ ध्यान दिलाया कि जैसे ओबीसी का आरक्षण लागू करके बीपी सिंह ने जो बड़ा काम किया था और पॉलिटिकली उनको नेता हो गए। वीपी सिंह तो कहीं के नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन ओबीसी उनको, देखिए ओबीसी उनको मानता है। इसमें कुछ जिन लोगों को लाभ मिला वो ऑब्वियस है, उनकी जयंती भी मनाते हैं, उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो चुनावी लाभ उनको हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आज वो समाज उनका ऋणी है और उनको सम्मान देता है। वीपी सिंह ने उस तरह से ब्रांडिंग नहीं कर पाए। वो मोदी जी जितना करते हैं उससे ज्यादा ब्रांडिंग करते हैं। सतीश जी कह रहे थे कि साहब जॉब कहाँ है? जॉब नहीं है, जुमला है। जब जुमले पर चुनाव जीतते हैं तो जॉब की जरूरत क्या है? लेकिन ये ब्रांडिंग करने में बहुत माहिर। तो जो 9, 11, 7 है, तो 11 और 7 वाले खेमे में वो इस बात को पहुंचा पाएंगे कि साहब देखिए हमने लागू किया और हमने ये अवसर दिया कि ये जातियां दिखाई पड़े। और वो जैसे विश्वकर्मा योजना चल रही है मोदी जी की, उसमें 144 जातियों के लिए अलग से वो आर्थिक कुछ प्रावधान है कि आप ऋण ले सकते हैं। तो वो टारगेट किया बाकायदा उन्होंने। अभी एक डेटा खुद नरेंद्र मोदी ने दिया था कि करीब करीब 1000 जातियां ऐसी हैं, मैं अगर ठीक हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिनको आज तक न तो कोई सरकारी नौकरी मिली और न ही उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। कितनी जातियां? 1000। ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जी भर के ब्रांडिंग होती है उनकी, लगातार मीडिया उस बात को चलाएगा, इसका फायदा उनको मिलेगा। आप इस बात को समझिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और दुनिया जानती है, लेकिन वो जो वोट की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका लाभ तो उनको मिलेगा। आप चाहे विरोध करें चाहे उसके समर्थन में खड़े हो। अब उसका काउंटर क्या होगा, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे चौधरी साहब कि साहब आंकड़े तो वो चाहिए। पहला सवाल तो ये होना चाहिए। और लड़ाई जो होनी चाहिए थी वो होना चाहिए था जितनी आबादी उतना हक। तो ओबीसी की लड़ाई होनी चाहिए थी कि उसको आबादी के अनुसार अब मिलना चाहिए। और अभिषेक जी, मैंने शायद आपके यहाँ ही या कहीं और, मैंने एक नहीं मैंने कई बार कहा है कि रोहिणी कमीशन कोई आज की बात नहीं है, चल रहा है 2 साल से कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी। मैं बराबर कह रहा था कि अगर विपक्ष इस समय अति पिछड़ा के लिए 15% अतिरिक्त रिजर्वेशन की डिमांड करे, भाई 50% की जो सीलिंग थी वो टूट चुकी है, आप क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं 10% या 15%, जो भी आप आंकड़े देख लीजिए, क्यों अतिरिक्त उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? और बोलिए आप बैकलॉग के जरिए भरिए। 27% है, वो तो आधा है ना। 52% की बात तो मंडल कमीशन ने की थी, लेकिन करीब करीब 54-55% है। उसमें से आधा आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, अब इसमें आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस 27 को पहले बढ़ाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि इनको आप अतिरिक्त की डिमांड करिए, तब असली खेल होगा। जाति जनगणना प्लस 15% अति पिछड़ी जातियों को अतिरिक्त आरक्षण की डिमांड अगर विपक्ष करता है तो मोदी जी को काउंटर आप कर सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने अपना गेम तो प्लान कर लिया है। अब इसमें हमारी वैचारिक असहमति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।